Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Satti and I am back with another video. So before starting today's lecture, I request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So students, आज के लेक्चर में हम लोग ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल फील्ड या मेडिकल साइंसेज की डिग्री जो ऑफर करती है उसका जो इंट्रेंस टेस्ट है अक्रॉस देयर कराची एज वेल एज देयर सक्कर कैंपस, उसका जो सैम्पल पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे और उनका पेपर पैटर्न जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, टोटल जो आपका टेस्ट टाइम होगा दैट विल बी 90 मिनट्स एंड यू विल बी हैविंग 90 एमसीक्यूज। और इसके साथ साथ आपने ये बात याद रखनी है कि 45 एमसीक्यूज विल बी फ्रॉम आपके जो साइंसेज हैं, जिसमें आपके पास फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। मेडिकल साइंसेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। एंड 45 जो आपके पास एमसीक्यूज होंगे दे विल बी फ्रॉम द लॉजिकल या मैथमेटिकल सेक्शन होगा, जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। एनालिटिकल भी इसके अंदर हो सकता है। एंड 15 आपके पास होंगे इंग्लिश के एमसीक्यूज और 15 ही आपके पास एमसीक्यूज होंगे फ्रॉम द जनरल नॉलेज सेक्शन। सो 15 एमसीक्यूज फ्रॉम द जनरल नॉलेज सेक्शन, 15 एमसीक्यूज फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन एंड लॉजिकल या मैथमेटिकल सेक्शन के अंदर जो 15 एमसीक्यूज होंगे। सो जो आपका मैथमेटिकल सेक्शन है वो लॉजिकल के अंदर या आपके एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर ही आता है। सो इसके अंदर बड़ी बेसिक सी मैथमेटिक्स होती है। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि वी आर अपेयरिंग इन अ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन एंड दे आर आस्किंग मैथमेटिक्स। सो बेसिकली मैथमेटिक्स आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए बड़ा बेसिक सा मैथमेटिक्स है, लॉजिकल सी चीज़ें हैं उसके अंदर, और ये जो आपका एनालिटिकल या लॉजिकल का पोर्शन है उसके अंदर जो है ये चीज़ें पूछी जाएंगी। डिटेल्ड जो इनका पेपर पैटर्न है उसके डिस्कशन के लिए आप जो है एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसमें इनका मैंने पेपर पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया है इसका सोल्यूशन। सो एक तो याद रखिएगा कि आपके पास पेपर बेस्ड टेस्ट होगा और आपके पास जो है बबल शीट जो होगी जो कि आपने फिलअप करनी होगी। अगेन वही रूल्स हैं जो बबल शीट के होते हैं कि आप इरेज नहीं कर सकते, आप डबल मार्किंग नहीं कर सकते और अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो आपने हैंड ओवर करना है बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन और टू द एग्जामिनर, राइट। और इसके टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि इसके टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन देयर टेस्ट। सो दिस इज दैट सैंपल रिस्पॉन्स शीट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ आपके पास जनरल नॉलेज, आईक्यू, लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होगा। सो 15 ईच होंगे फ्रॉम द साइंसेस, सो दिस विल मेक 45 एमसीक्यूज, दोबारा बता दिया, एंड दिस विल मेक 45 एमसीक्यूज एज वेल। सो 15 एमसीक्यूज होंगे मैथमेटिक्स, आईक्यू, लॉजिक के जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, 15 आपके पास जनरल नॉलेज के होंगे, 15 ही आपके पास इंग्लिश के होंगे। सो टोटल इस तरह इनके टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह 90 एमसीक्यूज होने जा रहे हैं। सो यही पेपर पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं इन देयर कराची कैंपस, इन देयर सक्कर कैंपस एंड अदर कैंपसेस अक्रॉस द सिंध, जो इनके कैंपसेस हैं जहाँ पे भी ये मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड कोई भी इंट्रेंस टेस्ट जो है अपना कंडक्ट करें, चाहे वो एमबीबीएस का है, चाहे डीपीटी का है, चाहे बाकी जो इनकी मेडिकल साइंसेज की फील्ड है उनसे रिलेटेड है। सो फर्स्ट पोर्शन इन्होंने अपने सैंपल पेपर में बायोलॉजी का दिया हुआ है। 1 से 2 क्वेश्चन हर सैंपल पेपर के अंदर उन्होंने हर पोर्शन से दिए हुए हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा कैसे। सो द क्वेश्चन इज द मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द स्टैक्स ऑफ डिस्क्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड। सो सवाल में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि मेम्ब्रेन जो कि स्टैक्स ऑफ डिस्क को कनेक्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? सो दे आर कॉल्ड लेमेले। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी एज वेल। व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टर दैट अटैचेस बोन टू बोन? सो लिगामेंट कनेक्ट्स अ बोन विद अ बोन। सो इनका आपने देखा कि बायोलॉजी के जो इन्होंने सैंपल पेपर के अंदर जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उससे आपको आइडिया होगा कि ना तो इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है जैसे कि आपका एमकैट का या नम्स के टेस्ट का होता है, ना ही बहुत ज्यादा इजी है। सो समवेयर इन बिटवीन नम्स, एमकैट टेस्ट या जो आपके सिंपल टेस्ट होते हैं उनके दरमियान में कहीं इनके टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल लाई करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि इनके टेस्ट के अंदर जो है आपने एम कैट का टेस्ट भी एस करना होता है, एम कैट का टेस्ट भी आपने पास करना होता है, लेकिन मेरिट जो है ज़ियाउद्दीन जो है वो आपके मैट्रिक ओ लेवल्स या आपके एफएससी ए लेवल्स और जो इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट आपने ज़ियाउद्दीन का पेयर होंगे उसके बेसिस के ऊपर बनाएगा। बट मेडिकल जितनी भी इनकी फील्ड्स हैं, स्पेसिफिकली एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव टू पास द एम कैट टेस्ट एज वेल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली बता रहा है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे अकर हो रहे हैं, जो हैपन हो रहा है सारा कुछ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर,
तो इसमें से कौन सी बात ठीक बता रही है? अच्छा बच्चों याद रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड जब इलेक्ट्रोलाइज होगा तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी जो आयनाइजेशन है वो ये है कि ये बनाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4-2। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यह किसी भी चीज का सोल्यूशन बनाया जाए और उसके अंदर से करंट को पास कराया जाए और उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाए। अब जब सोल्यूशन जो है इसका वो तो वाटर के साथ ही होगा, ठीक है, इसका पानी के साथ ही सोल्यूशन होगा। सो वाटर जब जो है वो जब डिकम्पोज करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्रिएट करेगा, यानी हाइड्रोजन आइन और हाइड्रो ऑक्साइड आइन जो है प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ड्यू टू दिस, ये जो पानी की आयनाइजेशन है इसकी वजह से होगी, यानी हाइड्रोजन आयन की वजह से और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वजह से होगी। अब जो यहाँ पे अहम बात है वो ये है कि हाइड्रोजन आयन जो है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ ही जाएगा, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन जिसमें से ऑक्सीजन स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो ये जो है इसमें चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो दिस विल गो टुवर्ड द पॉजिटिव जो टर्मिनल है आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक बात है उसका, या जो इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है उसका। तो ये तो बात ठीक है कि ये ऑक्सीजन एनोड के ऊपर प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना ऑप्शन 1 के अंदर, ये ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है, कि हाइड्रोजन जो है वो सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड है वो डिक्रीज करेगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो सोल्यूशन है ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर का सोल्यूशन है। जब ये सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर का सोल्यूशन होगा बच्चों, तो जब इसमें से पानी आयनाइज होता जाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कहां से आई है? मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन के बताया है कि वो पानी के जो इलेक्ट्रोलिसिस है, जो आयनाइजेशन है, तो जब स्प्लिट हुआ था उसके अंदर से आई है। तो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिप्लीट कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ आयनाइज हो रहा है, बाद में फिर कंबाइन कर रहा है, आयनाइज हो रहा है, वो बाद में फिर कंबाइन कर रहा है। हमारी बैटरी के अंदर यही काम हो रहा होता है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पानी तो जो है वो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, बट सल्फ्यूरिक एसिड वहीं पड़ा रहेगा। अब ये जो सोल्यूशन था ये वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का था। जब वाटर की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी तो इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो ये पहली दो बातें तो ठीक है इसकी, लेकिन राइट बात यहाँ पे ये बनती है, गलत बात यहाँ पे ये बनती है कि कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड विल इंक्रीज। ठीक है, सो इस तरीके की इसमें चीजें होती हैं। अगर आप देखोगे तो डीप डाउन कॉन्सेप्ट ये गया है, मैं मानता हूं इसको, बट एम कैट की तरह ये बिल्कुल उन कॉन्सेप्ट्स में नहीं गया जो बिल्कुल ही छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या ऐसी बातें समटाइम्स एम कैट में, जैसा कल जैनब ने नाम्स का टेस्ट दिया है, मुझे आपका नहीं पता रूज आपने दिया कि नहीं दिया, वो यही कह रही है कि मेरा इतना अच्छा मैं परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं कर सकी। तो कल के टेस्ट को लेके लोगों की यही बातें थी कि जी कल के टेस्ट में जो चीजें ऐसी ऐसी पूछी गई हैं कि जो बड़ी रेलिवेंट थी, या चीजें ऐसी थी जो बहुत छुपी हुई थी। तो जीजू के टेस्ट के अंदर होती जेनेरिक चीजें हैं, बट थोड़ा सा डीप डाउन कॉन्सेप्ट वो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। आज जिस तरह ये है, यानी इन अदर वर्ड्स आपको सारे कॉन्सेप्ट जो ना फिजिक्स केमिस्ट्री के और अपने बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनकी थोड़ा रिवीजन एफएससी की कॉन्सेप्ट की करनी पड़ती है। सो इस पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि फ्लो चार्ट डिस्क्राइब कर रहा है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट होता है बच्चों NH4 के साथ जो है वो अमोनियम सल्फेट इस तरीके से बनेगा आपके पास। ठीक है, सो अमोनिया के से वो प्लस जो सल्फ्यूरिक एसिड है इससे ये जो है ना प्रोड्यूस होता है, इनके रिएक्शन से जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो अमोनिया गैस को जब भी आप रिएक्ट करवाते हो विद द सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके पास अमोनियम सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब यहां पे पूछ रहा है कि एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4 इन राइट चॉइसेस में से क्या होंगे? इजी है, ठीक है, इजी है ये, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसकी मैं रीजन आपको बताता हूं। उसकी रीजन ये है कि देखें जो एयर है ना, एयर में से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट होती है, नाइट्रोजन जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है, और हैबर प्रोसेस की मदद से आप जो है वो क्या करते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, यानी 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन 3 पार्ट्स ऑफ आप हाइड्रोजन लेते हो और आपके पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो एलिमेंट 1 आपके पास क्या है? वो तो नाइट्रोजन है, ये बात तो ठीक है। अच्छा, अब जो आपका सेकंड एलिमेंट है ये क्या होगा? एयर से साथ ऑक्सीजन आएगी और कांटेक्ट प्रोसेस में जाएगी, ये बात भी ठीक है। अब अगर ये देखा जाए तो आई कम अक्रॉस दीज टू ऑप्शंस, ये दो ऑप्शन में पहली दो बातें बिल्कुल ठीक है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पड़े में, ठीक हो गया यहां तक हम इस बात को मान गए, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन आएगी तो जो कांटेक्ट प्रोसेस है, कांटेक्ट प्रोसेस बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन का प्रोसेस, और इसका पहला स्टेप क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आप ऑक्सीजन ऐड करके सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हो। ये खैर वो 2 वे रिएक्शन होता है, तो मैं इसको 2SO3 लिख रहा हूं, तो आप लोग बहरहाल बात को समझ जाना कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, बट आई एम ट्राइंग टू से 2 वे समझ। ठीक है, सो आप क्या करते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है आपके पास, और सल्फर डाइऑक्साइड के
को आप सल्फर के साथ आप ऑक्सीजन को मिक्स करते हो, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हो, फिर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर फर्दर आप ऑक्सीजन ऐड करते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हो, फिर वाटर के साथ उसका का जो है ना रिएक्शन करवा के आप ओलियम क्रिएट करते हो। ओलियम क्या चीज होता है? ओलियम होता है H2SO3, और फिर जो है आप उसको फर्दर जो है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हो इनटू H2SO4। बहरहाल तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यहाँ पे जो दो चीजें आएंगी, वो ऑक्सीजन होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे होना चाहिए एलिमेंट 4 पे सल्फर होना चाहिए। अच्छा, एलिमेंट 3 हाइड्रोजन, ये बात भी इसकी ठीक है। तो मुझे तो ये ऑप्शन 1 ही ठीक लग रहा है। क्या ऑप्शन 1 में चारों चीजें पड़ी हैं? बिल्कुल पड़ी हुई है, बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट पे पड़ी हुई है। तो हैबर्स प्रोसेस क्या है? हैबर प्रोसेस है कि यू टेक 1 पार्ट नाइट्रोजन, यू टेक 3 पार्ट हाइड्रोजन, कंबाइन देम एंड यू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? आप ऑक्सीजन और सल्फर की मदद से पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हो, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हो, फिर वाटर के साथ उसका कॉन्टैक्ट करवा के आप इसको साथ ओलियम प्रोड्यूस करते हो। सर इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस है प्रोडक्शन का। और फिर जो है ना फर्दर आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करते हो। सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट चॉइस है। सो थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको इनका सैंपल टेस्ट करवा के केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री में डीप डाउन कॉन्सेप्ट गया हुआ है, लेकिन बेसिक बातों के डीप डाउन कॉन्सेप्ट में गया, वो छुपी छुपी बातें इसने नहीं स्टार्ट की हुई जैसे आपके पास एम कैट में या नाम्स के अंदर होती हैं। फिजिक्स में आते हैं, कहता है स्फीयर इज रिलीज्ड एंड फॉल्स, इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन रिड्यूसेस until it eventually begins to travel at a constant terminal velocity. So displacement time ग्राफ जो है कौन सा बेस्ट होगा यहाँ पे मोशन ऑफ द स्फीयर में? ये वैसे इजी क्वेश्चन है जी। कोई आप में से इसका बताना चाहेगा आंसर? फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वरना तो अगर आंसर बताना चाहता है तो टाइप करके भी बता सकते हो, बोल के भी बता सकते हो, इशू नहीं है। स्फीयर है, आप स्फीयर की जगह रेन ड्रॉपलेट ले लो। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा फिजिक्स का, उसके अंदर ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, मोशन इन फ्लूइड्स का जो हमारा चैप्टर बनता है उससे रेलिवेंट है ये बातें। अच्छा अच्छा, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा बेटा, जब भी कोई सफेयर जो है वो फॉल डाउन करेगा और बाद में टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है? अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी ये होती है, मैं बता देता हूँ, 2 पाई r/g नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना इसके फॉर्मूला में होगा, एक सेकंड में ध्यान में नहीं आ रहा ये। टर्मिनल वेलोसिटी में नीचे जो है, हाँ ठीक है। सो टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर जो है मेरे पास आएगा vt इज इक्वल्स टू, नहीं इसमें अंडर रूट तो नहीं होता था ना, एक सेकंड। हाँ नहीं ठीक है। सो नहीं, इसका ऑप्शन बी नहीं बनता, मैं रीजन आपको बताता हूँ। सो टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर जो है ना आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली डिपेंड करती है इस पे 2mg/रो। अच्छा मैं बता देता हूँ, रो यहाँ पे क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है, जो फॉल कर रहा है। ए जो है ना जो उसका एरिया बनता है, सो 2 पाई r से मैं वो उसका एरिया ले रहा था सर्कमफ्रेंस वाले मेथड से। और सी डी जो है ना ये आपका ड्रैग कोफिशिएंट है। देखिए हर फ्लूइड का अपना ड्रैग कोफिशिएंट होगा, हर फ्लूइड की अपनी विस्कोसिटी होगी, एयर की डिफरेंट होगी, वाटर की डिफरेंट होगी, फ्लूइड के अंदर गैसेज और लिक्विड दोनों आ जाते हैं, हनी की डिफरेंट होगी। तो जो यहाँ पे करेक्ट इसको जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी को बता रहा है ना, क्योंकि देखो जो खुद कह दिया कि उसके बाद बिगिंस टू ट्रैवल विद कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर सम टाइम ये कॉन्सेप्ट ना भी समझ आ रहा हो ना, और चॉइसेस में से अगर सम टाइम बंदे को देखना पड़े कि मैं चॉइसेस कैसे रन डाउन करूंगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पे आके हो रही है। इसके अलावा किसी ग्राफ में ये कांस्टेंट नहीं हो रही। हाँ यहाँ पे कांस्टेंट इन सेंस जितना हो रही है कि बाद में जाके जीरो हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो ज्यादा बेस्ट है वो इसका है, ऑप्शन सी का। उसकी रीजन ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी पे होता क्या है कि जब भी एक बॉडी ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करती है तो टर्मिनल वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर होती है जब उसकी ड्रैग फोर्स, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी उसका जो वेट है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है W इक्वल टू mg, ये दोनों के दोनों यानी आपका F ड्रैग और आपका वेट जो है W इक्वल टू mg, ये दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है उसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो पार्टिकल है इट इज सस्पेंडेड इन द एयर। ये जो हमारे पास फॉग वगैरह बनी हुई होती है समटाइम बादलों के अंदर, या जब हम बारिश में किसी हिली एरिया में जाते हैं, जो हमें जो फीलिंग आती है उसकी रीजन जो है वो सिर्फ यही होती है कि आपके पास जो पार्टिकल आपको सस्पेंडेड फील होते हैं, तो उस वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे आके उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, तो राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। तो फिर बता दिया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी तब अटेन होती है जब उसकी ड्रैग फोर्स यानी ड्रैग फोर्स उसको नीचे से आपकी तरफ खींच रही है, देखे ना,
एक पार्टिकल है ना, एक स्फीयर जो है एक ग्रेन ड्रॉपलेट की तरह ही है, एक पार्टिकल है, जब नीचे आ रहा है तो वेट उसका डाउनवर्ड है, ड्रैग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड है। तो जिस पॉइंट पे दोनों बराबर होती हैं उसके बाद आप जिस वेलोसिटी ट्रैवल करता है उस वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो। तो उस वेलोसिटी को आप जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हो। तो ऐसा लगता है कि पार्टिकल सस्पेंडेड है अंदर, तो उसका राइट ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन सी बनता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं आगे, बल्कि उसने दोबारा ऐसे कॉन्सेप्ट को ले लिया। दोबारा अगर देखा जाए तो यही कॉन्सेप्ट दोबारा उसने दिया हुआ है। मेरा ख्याल में जान छुड़ाने तो दो उसने एमसीक्यू सॉरी डालने थे अपने सैंपल पेपर में, तो उसने दोनों एक ही टॉपिक से उठा के डाल दिए। कहता है रेन ड्रॉपलेट फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन द एयर। तो एक रेन ड्रॉपलेट पहले रेस्ट पे था, क्लाउड के अंदर सस्पेंडेड था, वहां से अब वो उसने फॉल डाउन स्टार्ट किया। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉपलेट इज शोन। ठीक है, बात ठीक है। एक्स वाई जी 3 पॉइंट उसने दे दिए। पूछ रहा है पॉइंट एक्स के ऊपर क्या हो रहा है। सो पॉइंट एक्स पे कह रहा है कि द रेन ड्रॉप हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एट पॉइंट जी। द ऑप्शन बी में कह रहा है द फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द रेन ड्रॉपलेट इज आल्सो रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे। होगा क्या कि at point Z the force due to air resistance, at point Z the force due to air resistance is equal and opposite to the weight of the raindrop and so the speed of the raindrop is zero। हमें ऐसा लगता है कि पार्टिकल जैसे सस्पेंडेड है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी में डी में कह रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप एट पॉइंट वाई इज लेस देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप पॉइंट एट एक्स। नहीं, ये बात जो है वो करेक्ट नहीं है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है ना उस पर कम या ज्यादा होगी। अच्छा, इसी का कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर भी जो है ना दिया है, तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि आपको उसका क्या आइडिया लग रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने ऊपर बता देना कि जब आपकी ड्रैग फोर्स और आपकी जो क्या कहते हैं उसको, आपका जो आपका वेट है वो दोनों के दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। पार्टिकल उसके बाद स्टेडी स्पीड से नीचे आ रहा होता है और हमें ऐसा लगता है कि हवा में जैसे वो सस्पेंडेड है। जी, अच्छा, जैने पहले कह रही है कि पॉइंट बी है, फिर कह रही है कि पॉइंट सी है। अच्छा, एक बात तो मैं बताऊं ना कि ये जो दो पॉइंट्स है ना, इन दो पॉइंट्स पे अभी ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी अभी तक, सॉरी एक्सेलरेशन अभी तक जो है वो अचीव नहीं हुई होती। इस पॉइंट के बाद आगे अचीव होती है। जब जी पॉइंट आता है और वो स्टेडी मोशन करता है, और उसका स्टेडी मोशन होता है इसलिए है कि उसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो फिक्स हो जाती है एट दिस वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्केयर। इसके ऊपर आके ना इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाती है, ना इस पर से कम होती है ना इस पर से ज्यादा होती है। तो एक्सेलरेशन जो है ना उसकी स्टेडी हो जाती है। जब एक्सेलरेशन स्टेडी होती है तो एक बात ये याद रखना आप लोग कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन जो है वो स्टेडी हो गई है। जी, अब सोचो कि बी है कि सी है। फॉल ये कांस्टेंट स्पीड से करते हैं, ये मैंने बता दिया। उसने ऑप्शन के साथ गिमिक किया हुआ है, ऑप्शन के साथ उसने गिमिक किया हुआ है। ऑप्शन सी में 90% बात बिल्कुल ठीक है, 10% बात में एक वर्ड उसने ऐसा बेहुदा इस्तेमाल किया है, कहना चाहिए पीछे से उसने सारी बात को उल्टा दिया। ऑप्शन सी में जो उसने ये बात कर दी है ना कि हाँ अब ठीक है, अब आपको समझ आया ना, ऑप्शन बी है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि देखिए उसने ये कह दिया कि स्पीड जो है जीरो हो जाती है। स्पीड जीरो नहीं होती भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आप कह सकते हो कि वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो गया, बट वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज कर रही है, इसलिए तो आपकी एक्सेलरेशन कम हो रही है ना, ज्यादा हो रही है, 9.8 पे आके फिक्स हो गई है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती यही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली। तो जब पार्टिकल फॉल फ्री फॉल स्टार्ट करता है तो एक्स और वाई पॉइंट्स के ऊपर अभी उसके अंदर चेंज आ रहा है। जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है तो क्या होता है कि अब वो ए इज इक्वल टू जी हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि पार्टिकल एयर के अंदर सस्पेंडेड है, क्योंकि ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो उसका इक्वल हो जाता है। ठीक है, ओशन कौन सा है वर्ल्ड में? लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन जो है ना वो आपका पैसिफिक ओशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1956 में बनाया था। यहाँ पे हो रहा ये है कि देखें यही पूरे का पूरी चीज जो है यहाँ पे आके रिपीट हो रही है।
ठीक है, जो चीज फर्स्ट में है सेकंड में भी आके वही चीज जो है वो रिपीट हो रही है। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोबारा ये चीज जो है वो रेप्लीकेट हो रहा है। तो इजी होती है, फिगर्स होती है, थोड़ा सा इन पे गौर करना होता है। सो लॉजिकल का जो हम पोर्शन इनका सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है और सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। सो अगर स्टूडेंट्स आप इस सीक्वेंस के ऊपर थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीज टू नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, they are getting multiplied and are being added with this number. So they are getting multiplied and they are added with this number. So 2 into 9 is 18, 18 plus 3 is 21. So 21 फर्स्ट आपके पास जो सीरीज है सीक्वेंस है उसके अंदर आ रहा है। 5 7 is 35 and 35 में when you add 8 so it is becoming 43. तो यहाँ पे 43 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम होगा। So 4 8 is 32, 32 में जब आप 9 ऐड करोगे so this will become 41. So 41 here is the right answer. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन के पास मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया कि लॉजिकल या एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है उसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होगा। बड़ी बेसिक सी बातें होंगी, तो घबराने की बात नहीं है कि हम तो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं, हम इन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से कैसे आंसर देंगे। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पास 6-7 क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं। सो मैथमेटिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल व्हेन। देखें, दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं कि जब ना सिर्फ ये कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो बल्कि उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। सो टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ए की लोकेशन के ऊपर ए ही पड़ा हुआ होना चाहिए, बी की लोकेशन के ऊपर आपके पास बी पड़ा होना चाहिए, सी की लोकेशन पे आपके पास सी और डी की लोकेशन पे आपके पास डी ही पड़ा होना चाहिए। अगर एक और मैट्रिक्स है और इट्स लाइक ए बी एंड डी एंड सी, सो दीज टू आर नॉट इक्वल, सो द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, तभी मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। 3x + 5 = 20 सॉल्व कर लेंगे। 20 में से 5 उधर जाके माइनस होगा, I'll be left with 15, so x will be equal to 5. So moving on to the next section. So the next section is related to English. सो देयर इज अ कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ। सो इंग्लिश में मैं पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर इनके पास आपके पास एक कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ होगा। उसके अलावा आपके पास एंटोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स होते हैं आपके पास जो है इसके टेस्ट के अंदर एक्टिव पैसिव होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। सो यस्टरडे ऑन 8 सितंबर, ठीक है, दे हेल्ड देयर एमबीबीएस टेस्ट, तो उसके अंदर भी इंग्लिश का यही पैटर्न था। सो एक पैराग्राफ गिवन एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है और नीचे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। सो आई विल बी रीडिंग द paragraph. So it is difficult to reconcile the ideas of different schools of thought on the question of education. Some people maintain that people of school should concentrate on a narrow range of subjects which will benefit them directly in their subsequent careers. So this people mean students, right? So ये वो आम लोगों वाला people नहीं है. So others contend that they should study a wide range of subjects so that they only have to specialize knowledge necessary for their chosen careers, but also sound general knowledge about the world they will have to work and live in. Supporters of the first theory state that the greatest contribution to civilization are made by those who are expert in their trade or profession. Those on the other side say that unless they have a broad general education, the experts will be too narrow in their outlook to have a sympathy with their fellows or a proper sense of responsibility towards humanity as a whole. So इस पैराग्राफ के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट से कंपैरिजन किया गया। एक स्कूल ऑफ थॉट आपको ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स शुड ओनली बी स्टडिंग सम सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो कि उनके कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हों, सिर्फ उन्हीं कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ें और उन्हीं के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल करें। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि ना सिर्फ ये कि वो अपने कैरियर बेस्ड सब्जेक्ट या चोजन कैरियर्स के सब्जेक्ट्स को स्टडी करें बल्कि जेनेरिक सब्जेक्ट्स को, जनरल सब्जेक्ट्स को भी स्टडी करें ताकि दे शुड हैव अ सिंपैथी रिलेटेड टू देयर फेलोज और उनके पास एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड देयर कम्युनिटी आए। सो द एग्जामिनर इज आस्किंग व्हाट इज द पैसेज अबाउट। सो एग्जामिनर ये पूछ रहा है आपसे कि ये पैसेज जो है ये किस चीज के बारे में है। So reconciliation of two different ideas about education. No, it's not a reconciliation का कोई जिक्र नहीं है। Yes, two ideas हैं। Projecting two different ideas about education. Yes, this thing is correct कि दो डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आपके पास डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछा है वोकैबुलरी इनडिस्क्रिमिनेट। सो यू हैव टू टेल आउट द मीनिंग ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट। सो इनडिस्क्रिमिनेट मींस कि आप किसी चीज पर सोचे समझे बगैर या कोई केयरफुल जजमेंट लिए बगैर या कोई सिलेक्टिव चॉइस लिए बगैर जो है ना आप किसी चीज को करो। सो द राइट आंसर हियर इज अनसिलेक्टिव। So the next one is related to grammar. I am sick. am is a verb. ठीक है, I is a noun, so am is a verb. So point कर रहा है ये. So I am sick, so it's a verb.
सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द सैम्पल पेपर ऑफ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। जो भी उनके मेडिकल फील्ड्स हैं उन सबका ये सैम्पल पेपर है। आगे जो आपका डीपीटी का टेस्ट आ रहा है या बाकी बीडीएस वगैरह के डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.